दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं हम। गर्व है हमें अपने लोकतंत्र पर, हमारी व्यवस्था पर, हमारी चुनाव की प्रक्रिया पर। लेकिन दुख तब होता है जब चुनाव में सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने की कोशिश की जाती है, जब मासूम की मौत को मजहब के चश्मे से देखकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जाती है। गंगा जमुनी तहजीब में ऐसी राजनीति देश के लिए सही नहीं है, और जो देश के लिए सही नहीं है वो हमारे लिए सही कैसे हो सकता है। इसीलिए आज राजनीति में हमारा सवाल है, बदायूं में डबल मर्डर हो या ऐसी कोई भी वारदात जिसका कनेक्शन दो मजहबों से हो, उस पर सांप्रदायिक तनाव की राजनीति आखिर क्यों होने लगती है? चुनावी माहौल में आखिर तनाव कौन फैला रहा है? इन्हीं सवालों पर अब हम अपनी चर्चा को शुरू करने जा रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी साहब हैं। आप दोनों ही नेताओं को मैं सबसे पहले यह जरूर बता देना चाहता हूं कि आपको अपनी बात रखने के लिए शुरुआत में 2-2 मिनट का समय मिलेगा, और शुरुआत हम विपक्ष के साथ कर रहे हैं। राजकुमार भाटी साहब, आप इस घटना पर अपना पक्ष रखिए। ये जो घटना है ये बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही दुख भरी, बहुत ही विभत्स घटना है, और हर किसी के इस पे सुन के आंखें नम हो जाएंगी। जिस तरह से मासूम बच्चों को मारा गया है, किसी भी दृष्टिकोण से इसको किसी तरह जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, चाहे कारण कुछ भी रहे हों। कारणों में ना जाके सीधे ये बहुत ही, और ऐसे दुर्दांत हत्यारों को सख्त से सख्त सजा। एक की तो मौत हो गई है पुलिस मुठभेड़ में, दूसरा फरार है, उसे भी जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करके सख्त से सख्त सजा फास्ट ट्रैक कोर्ट में दी जाए। लेकिन इसके कारणों पे और इसका मोटिव क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, उस पर भी पुलिस को गंभीरता से काम करना चाहिए। और अगर इसमें कुछ लोग और शामिल हैं, कोई षड्यंत्र है, कोई बड़ी साजिश है, तो उसका भी खुलासा किया जाना चाहिए। जहाँ तक उत्तर प्रदेश के हालात का सवाल है, उत्तर प्रदेश में अब ऐसी घटनाएं आम हो गई हैं। अभी आपने सुना होगा मुजफ्फरनगर में एक पुलिस के सिपाही ने अंधाधुंध गोलियां बरसा के एक टीचर की हत्या कर दी, जबकि दोनों की साथ साथ ड्यूटी थी, दोनों एग्ज़ाम की कॉपियां लेके जा रहे थे। आपको पता होगा प्रयागराज में पूरे परिवार को घर के अंदर बंद करके आग लगा दी गई, जिसमें 2 वृद्धों की मौत हो गई, पति पत्नी की, बुजुर्ग की। इस तरह की घटनाएं कानपुर में 2 बहनों के साथ रेप हुआ, चचेरी बहनों के साथ, फिर उसमें पुलिस ने ठीक से कार्रवाई नहीं की, उन्हें डराया धमकाया जा रहा था, तो दोनों ने आत्महत्या कर ली। 1 सप्ताह बाद फांसी लगा ली। उनके पिता के ऊपर दबाव डाला गया कि मुकदमा वापस लो, तो उनके पिता ने भी आत्महत्या कर ली, पिता ने भी फांसी लगा ली। प्रशासन उदासीन है, पुलिस निष्क्रिय है, शासन संवेदनहीन है, शासन के मुखिया अहंकार में डूबे हुए हैं। वो कमियों को कमी समझने को तैयार नहीं है। वो इस गलतफहमी में है कि हमने तो रामराज कायम कर लिया, अब तो उत्तर प्रदेश में अपराधी बचे ही नहीं है। पूरे हुए 2 मिनट आपके पूरे हुए। राकेश त्रिपाठी जी, आपसे बहुत से सवाल भी पूछे गए हैं, बहुत सी बातें भी कही गई हैं। आपके 2 मिनट यहां शुरू होते हैं। देखिए, राजकुमार भाटी जी ने जब अपने पूरे वक्तव्य की शुरुआत की और ये कहा कि ये घटना बहुत दुखद है, ये घटना हैरान करने वाली, परेशान करने वाली, रोंगटे खड़े कर देने वाली है, और मां का करुण क्रंदन सुनकर के कोई भी ऐसा संवेदनशील व्यक्ति निश्चित तौर पर वो भावुक होगा। किसी भी व्यक्ति के, किसी भी परिजन के इस प्रकार का जाना और मासूम बच्चों का जाना निश्चित तौर पर बेहद पीड़ा उत्पन्न करता है। लेकिन राजकुमार भाटी जी, उसके आगे मुझे लगता है कि राजनीति की बातें करने से परहेज कर जाते तो शायद बेहतर होता। अगर सरकार ने किसी प्रकार की कोई उदासीनता, कोई लापरवाही बरती हो, तो निश्चित तौर पर आप सरकार से सवाल कर सकते हैं, सरकार को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं। इस तरह की घटनाओं का पूर्वानुमान लगाना क्या सहज संभव है? आज अखिलेश यादव जी ने कितनी हल्के ढंग से इस पर टिप्पणी की है, रामगोपाल यादव जी ने कितने हल्के ढंग से इस पर राजनीति करने का प्रयास किया है, और समाजवादी पार्टी ने तो सुबह सुबह ही ट्वीट करके बाकायदा इस बात की घोषणा कर दी कि यह पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की साजिश है और भारतीय जनता पार्टी इस तरह की घटना करवा रही है। मुझे लगता है कि ऐसी घटनाओं पर जिस संवेदनशीलता का परिचय देना चाहिए था, वो संवेदनशीलता समाजवादी पार्टी के भीतर कहीं किसी रूप में दिखाई नहीं पड़ती है। और सच ये है कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार रही होती ना, तो अब तक इस अपराधी का संरक्षण किया जा रहा होता मजहब के आधार पर, और यही किया गया था।
ट्रैक रिकॉर्ड बता रहा हूं। सचिन और गौरव की जब हत्या हुई थी मुजफ्फरनगर के कवाल गांव में ना, तो अगर अपराधियों पर कार्रवाई हुई होती तो निश्चित तौर पर मुजफ्फरनगर का दंगा ना हुआ होता, हजारों लोग बेघर ना हुए होते, सैकड़ों लोगों की जान ना गई होती, पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश अस्त व्यस्त हुआ था आपके सत्ता में, क्योंकि आप अपराधियों को बचा रहे थे, दंगाइयों को संरक्षण दे रहे थे, हेलीकॉप्टर से उनको मुख्यमंत्री आवास बुला करके चाय नाश्ता करा रहे थे। जब सत्ता का संरक्षण अपराधियों को होता है तो समाज में स्वाभाविक आक्रोश फैलता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने क्या किया? घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित गति से कार्रवाई करना प्रारंभ किया। जिस अपराधी ने इस नृशंस हत्या को अंजाम दिया है, उस अपराधी को इहलोक से परलोक की यात्रा कराने का काम किया है। ऐसे क्रूर अपराधियों के साथ किसी प्रकार की कोई उदारता, कोई नरमी नहीं बरती जा सकती है, और बावजूद इसके आप इस पर राजनीति कर रहे हैं, आप सांप्रदायिक रंग देखने का प्रयास कर रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये घिनौना खेल। राकेश जी, आपका भी समय समाप्त हुआ ओपनिंग रिमार्क का। अब मैं चाहता हूं राजकुमार भाटी साहब, सवाल यह है कि कानून व्यवस्था पे आप सवाल पूछ सकते हैं, आपने कई घटनाओं का जिक्र किया, लेकिन ऐसी घटनाओं का राकेश त्रिपाठी पूछ रहे हैं कि क्या पूर्वानुमान लगाया जा सकता है? मान लीजिए कि राजकुमार भाटी आज चीफ मिनिस्टर हैं या अखिलेश यादव आज चीफ मिनिस्टर हैं, क्या यह घटना रोकी जा सकती थी? आरोपी गए, चाय बनवाई घर में, 5,000 रुपए उधार मांगे, वो देने के लिए तैयार थे, बच्चों से छत पे पानी मंगवा लिया, कौन सी व्यवस्था, कौन सी सरकार यह घटना रोक लेती? आप किसी भी घटना का, अगर एक घटना का विश्लेषण करोगे तो किसी भी घटना में ये नहीं कहा जा सकता कि पूर्वानुमान किसी को था, या ना मैंने अपने वक्तव्य में ये कहा कि सरकार को कोई पूर्वानुमान था या सुरक्षा देती सरकार। लेकिन जब कोई आपराधिक घटनाएं होती हैं, कहीं इस तरह की विभत्स घटनाएं होती हैं और वो ज़्यादा बढ़ने लगती हैं, संख्या में बढ़ने लगती हैं, तो उस समय की सरकार को ही दोषी ठहराया जाता है किसी भी शासन में, किसी भी युग में। भाटी साहब, घटनाओं के लिए जिम्मेदार शासन होता है। जब काउंट होगा तो ये 2 भी मर्डर में काउंट होंगे और सरकार के हिस्से ही जाएंगे कि बीजेपी की सरकार थी, इस साल में कितने मर्डर हुए, उसमें कोई डाउट नहीं है। आपकी बात एकदम सही। मेरा सवाल बहुत स्पेसिफिक ये था आपसे कि आपका ट्विटर हैंडल समाजवादी पार्टी का कर रहा है कि बीजेपी के लोगों ने यह करा दिया, जांच एजेंसी बिठा दी आपने, और फिर आप कहते हैं कि उन्होंने रंग दे दिया। अभी आपने जो 2 मिनट का समय दिया था, आप मेरा वक्तव्य रिपीट करके सुनिए और भाई राकेश त्रिपाठी जी का सुनिए। मैंने पूरे वक्तव्य में अगर कहीं कोई धर्म जाति का विषय उठाया हो या सरकार के फेल्योर का उठाया, मैंने उस पर दुख व्यक्त किया और कहा हत्यारों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। राकेश त्रिपाठी खुद ले गए उसे हिंदू मुसलमान पे और खुद कहने लगे कि ये तो धर्म के आधार पर संरक्षण देते। और हमारी पार्टी को जो चिंता है, जिस बारे में ट्वीट किया गया, वो चिंता इसलिए है कि इस घटना के तुरंत बाद बीजेपी का आईटी सेल और बीजेपी के समर्थक और बीजेपी के कार्यकर्ता उन बच्चों की जो वो दर्दनाक फोटो डाल के और उसमें सांप्रदायिक टिप्पणियां करने लगे। तो इसलिए हमें चिंता हुई कि ऐसी घटनाओं का राजनीतिक लाभ उठाने का कुत्सित प्रयास नहीं करना चाहिए, वो निंदनीय है। ऐसी घटनाओं पर पक्ष विपक्ष सबको एकजुट होकर चिंता व्यक्त करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश हमारा, हमें यहीं रहना है, हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है। हम सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए कि अपराध कम हो, ऐसा माहौल ना बने। कि मैंने जिन बातों का जिक्र किया ना, राजकुमार भाटी जी के अपने आप को भले इस बात से परे करने का प्रयास करें कि ऐसी घटनाओं का पूर्वानुमान मैंने नहीं कहा है, लेकिन आज अखिलेश यादव जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए ना, क्या कहा है अखिलेश यादव जी ने। अखिलेश यादव जी साफ साफ कह रहे हैं कि क्या बच्चों की जान बचाई नहीं जा सकती थी? यह सरकार का फेल्योर है। आप सरकार के फेल्योर गिराने के लिए किस स्तर तक चले जाएंगे? सरकार का फेल्योर होता अगर सरकार ने एफआईआर लिखने में देर की होती, सरकार का फेल्योर होता अगर सरकार ने अपराधियों की धरपकड़ में किसी प्रकार की कोई उदारता बरती होती। हां, मैंने इसीलिए गिनाया ना आपकी सरकार में कैसे फेल्योर होता था। घटनाएं इस तरह की एक नहीं, सैकड़ों घटनाएं, और इसी कारण उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक दंगे होते थे। लेकिन आज सांप्रदायिक दंगों से उत्तर प्रदेश को मुक्त किया है, क्योंकि आज जनता को इस बात का विश्वास है कि अगर कहीं कोई आपराधिक घटना घटेगी तो अपराधियों के साथ कोई उदारता और नरमी का सुलूक नहीं बरता जाएगा। यह योगी आदित्यनाथ सरकार ने कानून का इकबाल करके काम किया है। मैं फिर इस बात को मानता हूं, बच्चों की इस नृशंस हत्या बेहद दुखद है। बच्चों जिस परिवार ने अपने बच्चे खोए हैं ना, उस परिवार के दुख का कल्पना भी नहीं की जा सकती है। जिसने खोए होंगे वही इस बात का एहसास कर सकता है। लेकिन आज जिस तरह की बयानबाजियां की जाने लगी,
आप इन जख्मों पर मरहम लगाने की बजाय नमक रगड़ने लगे। बेहतर होता कि आज केवल सांत्वना देते, बेहतर होता कि आप उनके दुख में उनके साथ खड़े होते, बेहतर होता कि आप ईश्वर से प्रार्थना करते कि उनको यह दुख सहने की शक्ति मिले, किसी प्रकार का कोई आर्थिक सहयोग कर सकते तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन सुबह सुबह ही आपने ट्वीट करके राजनीति का एक रंग देना प्रारंभ किया। अखिलेश यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और रामगोपाल यादव ने मीडिया में बयान जारी करके बीजेपी को जिम्मेदार ठहराने का प्रयास शुरू कर दिया। सांप्रदायिक रंग देने का काम आपने शुरू किया है, आपने इस पर शुरू किया कि इस पर धार्मिक विवाद दिया जा रहा है। ठीक 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 भाटी साहब, बहुत बहुत सीधा और स्ट्रेट सवाल आपसे यह है कि अगर ये नाम उल्टे होते, मरने वालों में बच्चों का किसी का नाम साजिद होता, तो क्या राजकुमार भाटी की पार्टी की यही प्रतिक्रिया होती? क्योंकि फिर तो आप अखलाक जैसा मुद्दा उठा के चल देते हैं। और दूसरा, कानून व्यवस्था में अगर कोई खास धर्म के मुजरिम होंगे तो क्या समाजवादी पार्टी माइल्ड हो जाती है कि इस घटना को नहीं उठाना है? जैसे हम कानपुर उठाते हैं, जैसे प्रयागराज उठाते हैं, वैसे बदायूं नहीं उठाएंगे। ये घटिया और घिनौने आरोप हैं। कोई भी ऐसी घटना पे कोई भी व्यक्ति धर्म के आधार पर सोच ही नहीं सकता। सोचना ही अमानवीयता है जी, कि धर्म के आधार पर कोई भेदभाव करता, कोई राजनीतिक दल भेदभाव करता। राकेश त्रिपाठी जी बार बार वर्तमान शासन की तुलना पिछले शासन से कर रहे थे। मैं जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पर कहना चाहता हूँ, श्री अखिलेश यादव के 5 साल के कार्यकाल में एक घटना हुई थी, यहीं बदायूं में ही 2 बेटियों ने आत्महत्या कर ली थी। वो पेड़ पर टंगी हुई दिखाई दी थी। मीडिया ने 1 महीने तक लगातार उसके फोटो चला के, उसके वीडियो चला के, और कोने में अखिलेश यादव को फोटो लगाते थे। उत्तर प्रदेश में जंगल राज, और भारतीय जनता पार्टी उस घटना को यूएनओ तक लेके गई थी। लेकिन वर्तमान योगी जी के शासन में हर सप्ताह ऐसी घटना हो रही है, हर सप्ताह। लेकिन अब इन्हें मीडिया का संरक्षण है। मीडिया एक सामान्य तरीके से एक पट्टी चला के या 15 सेकंड की खबर देकर आप ये मत बताइए। अब ये नहीं कहा जाता कि जंगल राज कर लीजिए, और जो मैंने कर लीजिए कि हाथरस में एक घटना घटी थी और कितने दिन मीडिया पे कवरेज हुआ। हमने वहां पर जाकर डीएम से सवाल पूछे, जब हमको नहीं घुसने दिया गया वहां पे, तब कितने दिन इस पे डिबेट हुई। राजकुमार भाटी इस बात के प्रत्यक्ष गवाह होंगे। ये मत बताइए कि संरक्षण हासिल है। आपको अपनी बात कहनी है, कह दीजिए। दूसरे के मत से मत पढ़िए। क्या क्या हुआ ये भी शर्मा जी हाथरस में क्या क्या हुआ ये भी आपको पता होगा। एक पत्रकार 2 साल बाद जेल से हुआ, पत्रकार के ऊपर यूएपीए लगाया गया, और जयंत चौधरी के ऊपर वहीं हाथरस में लाठियां बजाई गई थी। सबने देखा था, पूरी दुनिया ने देखा था। जयंत चौधरी एक जो चाहे बेशक वो हमारे विरोध में, चरण सिंह की झलक देख रहे हैं मौजूदा सरकार में। हम क्या कर दें उसमें? आप मीडिया को दोष देते रहिए। वो तो कह रहे हैं चौधरी चरण सिंह की सरकार है। नहीं, आप इसे व्यक्तिगत बहस में क्यों बदल रहे हो? आपने कहा कि मीडिया का संरक्षण हासिल है, जैसे तो जब आप राकेश त्रिपाठी को, नहीं राकेश जी की पूरी बात आपकी भी सुनूंगा। आप अपनी बात कहिए, फिर राकेश जी जवाब लेता हूं तुरंत। हाँ, नहीं जी मैं जैसे मैं जयंत चौधरी का जिक्र कर रहा हूं, मैं जयंत चौधरी का इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि चाहे किसी भी पार्टी का हो, कोई एनडीए का हिस्सा हो, कोई इंडिया का हिस्सा, कोई हमारा समर्थक हो, कोई विरोधी हो, जयंत चौधरी उस समय चौधरी चरण सिंह की विरासत नहीं थे क्या? उस समय राष्ट्रीय नेता नहीं थे, अपनी पार्टी के प्रमुख नहीं थे, जिस समय पुलिस जो है अपराधियों की तरह, जेब कतरों की तरह उनके ऊपर लाठियां बजा रही थी। इसे जंगल राज कहते हैं जी, ये जंगल राज होता है। दूसरे त्रिपाठी जी ने, राकेश त्रिपाठी जी ने 2 बार जो जिक्र किया मुजफ्फरनगर दंगों का। मुजफ्फरनगर के दंगे अचानक शुरू नहीं हुए, तो वो तो एक घटना हो गई थी, 2 बच्चों की हत्या हुई, उसमें भी दुखद है वो। लेकिन इसकी तैयारी आरएसएस और बीजेपी 1 साल से कर रहे थे। वो माहौल को गर्म कर रहे थे, जगह जगह मीटिंगें की जा रही थी, जहर उगला जा रहा था। और मुजफ्फरनगर के देहात का एक आदमी बता देगा, बाद में जाटों ने भी मीटिंगें कर करके ये कहा था कि हम बीजेपी आरएसएस के जाल में फंस गए और हम अपने भाइयों से लड़ बैठे, और फिर हिंदू मुस्लिम एकता की वो मुहिम चलाई गई थी। वो अचानक की घटना नहीं थी, वो बीजेपी आरएसएस का पूरा षड्यंत्र था। राकेश त्रिपाठी जवाब दीजिए। देखिए, मेरी बहुत गहरी आपत्ति फिर है। देखिए, राजकुमार भाटी जी डिफेंस करते करते एक पूरे समाज को, पूरे जाट समाज की, उनकी बुद्धि पर, उनके विवेक पर सवाल खड़ा करने का काम कर रहे हैं कि पूरा समाज भारतीय जनता पार्टी के जाल में फंस गया। क्या समाज के अंदर कोई विवेक नहीं है? क्या उनकी बुद्धि नहीं है? क्या तर्क नहीं है? ये किस प्रकार की बातें आप करने लगते हैं राजकुमार भाटी जी? अपनी पार्टी को बचाने के लिए किसी समाज को कटघरे में खड़ा करने लगेंगे? मैं फिर आरोप लगा करके कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी ने आज इस पूरे मसले पर संवेदना जताने की बजाय, सहानुभूति जताने की बजाय, आज सुबह से ही राजनीति करना प्रारंभ किया। अखिलेश यादव जी से जब इस संदर्भ में सवाल पूछा गया तो अखिलेश यादव जी ने तमाम फेक इनकाउंटर्स का जिक्र किया है।
आप जब फेक एनकाउंटर्स का जिक्र कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप इस मामले में भी इस एनकाउंटर पर सवाल उठाने का काम कर रहे हैं। ये आप हमेशा अपराधियों के पक्ष में क्यों खड़े हो जाते हैं? क्यों अपराधी का मजहब आपको दिखाई पड़ने लगता है? अपराधियों के पक्ष में वकालत करने के लिए उतर आते हैं, आपको तुरंत एनकाउंटर दिखाई पड़ने लगा, एनकाउंटर में मारे गए अपराधी के प्रति आपकी आंखों में आंसू आने लगे। लेकिन वो जो मासूम बच्चे जिनका गला रेत करके हत्या कर दी गई, रमजान के इस पाक महीने में इतना नापाक कृत्य हुआ है, इस पर आप बोल ना पाए। बीजेपी आपसे यह सवाल पूछ रही है, बीजेपी का सवाल यह है कि क्या आप धर्म देखकर राजनीति करते हैं? पहली बात तो राकेश त्रिपाठी जी कह रहे हैं, राकेश त्रिपाठी जी माफ़ करें, पूरा जाट समाज दंगों में शामिल नहीं था। आप जाट समाज का इतना बड़ा अपमान ना करें कि आप पूरे जाट समाज को दंगाई बता रहे हैं। कुछ गुमराह लड़के जो बीजेपी आरएसएस के जाल में फंस गए थे, केवल कुछ गुमराह नौजवान उस दंगों में दोनों तरफ से। और मैं तो हमेशा कहता हूँ, कुछ गुमराह लोग उधर भी होते हैं, कुछ गुमराह लोग इधर भी होते हैं, कुछ कट्टरवादी उधर भी होते हैं, कुछ कट्टरवादी इधर भी होते हैं। ज़्यादा संख्या सभी समुदायों में समझदार और शांतिप्रिय लोगों की होती है। तो आप ये गलत बयानी न करें कि पूरे जाट समाज को मैंने टारगेट किया। पूरा जाट समाज नहीं, लेकिन जाट समाज ने वापस विषय पे उनके वीडियो तो यूट्यूब पे अब भी मौजूद है। बदायूं बात करते हैं, नहीं विषय पे बोल रहा हूं मैं। बदायूं बात शर्मा जी बदायूं मुझे 2 वाक्य बोलना था, कृपया प्लीज शर्मा जी, कृपया 2 वाक्य बोलना था मुझे। उनके दर्जनों वीडियो अब भी यूट्यूब पे सर्च करके आप सुन सकते हैं कि जाट समाज ने जगह जगह पंचायत करके ये कहा कि हमारे बच्चों को गुमराह कर दिया था और हम इसलिए इसके लिए आज पछतावा कर रहे हैं। ठीक, मैं थोड़ी कह रहा हूं, ये तो पूरी वीडियो मौजूद। लेकिन इस सवाल का जवाब भी दीजिए जो बीजेपी आपसे कह रही है कि क्या आप धर्म देखकर फिर एनकाउंटर गिनने लगते हैं? देखिए, धर्म और जाति देखकर राजनीति हमेशा बीजेपी करती है। बीजेपी का फॉर्मूला ये है, धार्मिक नाम पे जो है ध्रुवीकरण करो, जाति के नाम पे उत्तर प्रदेश में इन्होंने यादवों को बदनाम किया। 86 में से 56 एसडीएम यादव भर्ती हो गए थे, आज तक ये सूची नहीं दे पाए। हरियाणा में इन्होंने जाटों के खिलाफ राजनीति खड़ी की, राजस्थान में इन्होंने गुर्जरों के खिलाफ मीणाओं को खड़ा कर दिया, गुजरात में इन्होंने पटेलों के खिलाफ राजनीति कर दी, महाराष्ट्र में इन्होंने पाटिलों के खिलाफ, जो उनके मराठा हैं उनके खिलाफ राजनीति करते हैं। ये हमेशा जाति, मणिपुर में मैतेई और कुकीज को लड़ा दिया। जगह जगह इनकी जो पॉलिसी है, इनकी जो रणनीति है, इनकी जो घटिया राजनीति है, ये 2 समझिए अंग्रेजों की नीति पर चलते हैं, डिवाइड एंड रूल। समाजवादी पार्टी का सवाल आपसे यह है कि क्या आप बांटने की पॉलिटिक्स कर रहे हैं? राकेश त्रिपाठी, देखिए, पीडीए कौन चिल्ला रहा है इस समय? कौन है जो इस समय हर समय जाति जनगणना का झुंझुना लेकर के बजा रहा है? कौन है जो लगातार हमेशा जाति और मजहब के समीकरण साधने का प्रयास करता है? भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास केवल कहती नहीं है, करके दिखाती है। हर सरकार की योजना में हमारे यहां लाभार्थी किसी जाति मजहब के आधार पर बांटे नहीं गए। और आपने तो जिंदा लोग तो छोड़िए, आपने तो मुर्दों के लिए शमशान और कब्रिस्तान तक में भेदभाव करने का काम किया है। आपका चेहरा किस तरह का है यह पूरा देश जानता है। आपने हर योजना में भ्रष्टाचार के भेदभाव करने का काम किया है कि कैसे कैसे भेदभाव किया जा सके। कहीं मजहब के आधार पर भेदभाव किया है, कहीं जाति के आधार पर भेदभाव किया है, कहीं क्षेत्र के आधार पर भेदभाव किया है। इसीलिए आज आपको लगातार जनता ने सजा दी है। वो 2014 में दी है, 2017 में दी है, 2019 में दी है, 2022 में दी है और 2024 में भी मिलेगी। लेकिन राजनीति के मुद्दे फिर करिएगा। आज जब आप बदायूं जैसे एक गंभीर मुद्दे पर बहस कर रहे हो ना, हम सब अपने अपने परिवारों में, मैं भी एक पिता की हैसियत से इस बात को देखता हूं। 9 महीने तक गर्भ में मां अपने बच्चे को पालती है, कितनी पीड़ा हुई होगी जब उसके 2 सगे बच्चों को इस बेरहमी से काट दिया गया होगा। और उसके बाद आप बयानबाजी किस तरह की करना प्रारंभ किए? आप बता रहे फेक एनकाउंटर्स उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, आपके एनकाउंटर पर पीड़ा झलकने लगी। आपने सुबह सुबह ही कहना प्रारंभ कर दिया कि सांप्रदायिक दंगे भड़काने के लिए बीजेपी इस तरह की घटनाएं करा रही है। इसका मतलब कि यह घटना के लिए बीजेपी को आपने दोषी सिद्ध मान लिया। मैं ये इसीलिए कह रहा हूं कि यह घटिया राजनीति करना बंद करिए। आप महंगाई पर बात करिए, आप बेरोजगारी पर बात करिए, आइए ना इन मुद्दों पर बात करिए। ये जानते हैं कि इन मुद्दों पर बात नहीं की जा सकती है क्योंकि इनका ट्रैक रिकॉर्ड हमारे शासन से बेहद खराब है। और इन तमाम मुद्दों पर जनता को बहुत आसानी से जानबूझ करके बहुत आसानी से समझना चाहिए कि अपना वोट बैंक आप एड्रेस कर लेते हैं। और राजकुमार भाटी साहब, क्या आप भी अपना वोट बैंक एड्रेस कर लेते हैं कि ठीक है, सुबह से ट्वीट कर दिया कि ये सारे काम बीजेपी के लोग करा रहे हैं, ये बीजेपी की साजिश है, हमारा भी एड्रेस हो गया, काम खत्म हुआ? राकेश त्रिपाठी जी ने एक सफाई दी कि इनकी सरकार किसी योजना में भेदभाव नहीं करती है और इसके अनेकों प्रमाण मौजूद हैं जो कि इनके भेदभाव के। एक ही उदाहरण देता हूं खाली। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती हुई,
ओबीसी के कैंडिडेट पिछड़ा वर्ग आयोग में गए, केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में, कि हमारे साथ बेईमानी हुई है भर्ती में। पिछड़ा वर्ग आयोग ने जांच के बाद रिपोर्ट दी कि पिछड़े वर्ग के साथ यूपी सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने बेईमानी की है। फिर वो कैंडिडेट उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने भी ये माना कि बेईमानी हुई है और वो हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि 6800 ओबीसी कैंडिडेट को और नौकरी दी जाए। 2 साल से इनकी पुलिस उन पर लाठियां बजा रही है, वो लगातार लखनऊ में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी भी इको गार्डन से वो उस दिन उठे हैं जिस दिन आचार संहिता लागू हो गई है। बेटियों को पीटा गया सड़कों पर, युवाओं को पीटा गया। इनकी सरकार हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी 6800 की नियुक्ति करने को तैयार नहीं है। ये इनका ओबीसी वर्ग से नफरत का नमूना है, भेदभाव का नमूना है, बेईमानी का नमूना है। और जो आपने पीडीए का जिक्र किया, पीडीए एक वर्गों को न्याय दिलाने की लड़ाई है, जातिवाद की लड़ाई नहीं है। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। और आज की राजनीति का सार यह है कि पार्टियां एक दूसरे पर सांप्रदायिक तनाव का आरोप लगाती रहेंगी। हर पार्टी में आपको 1-2 नेता इस तरह के जरूर मिल जाएंगे जो भड़काऊ बयान भी देते हुए दिखेंगे। और मुझे यह लगता है कि ऐसे नेताओं का, यानी तनाव फैलाने वालों का बहिष्कार जरूरी है, दोनों तरफ के, क्योंकि देश का भविष्य भाईचारे से ही सुरक्षित रहेगा। जी न्यूज़।